नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम लोग समाज में विभिन्न प्रकार के टाइटल्स की बहुत प्रकार के उपनामों की चर्चा देखते हैं, जैसे चतुर्वेदी हो गए, त्रिवेदी हो गए, द्विवेदी हो गए और द्विवेदी को ही कभी कभी हम लोग दुबे जी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके मन में कभी यह सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर इन शब्दों के पीछे की कहानी क्या है, तो बताएं कि भाई ये जो शब्द निकले हुए हैं वो ऋग्वेदिक कालखंड से निकले हुए हैं। मोस्टली सनातन संस्कृति कह लीजिए या हिंदू संस्कृति कह लीजिए, उस संस्कृति की चार मुख्य किताबें हैं। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। और इन्हीं चारों वेदों में से जिस व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान होता है वो आदमी कहलाया चतुर्वेदी। जो आदमी तीन वेदों में जिसकी एक्सपर्टीज थी वो कहलाए त्रिवेदी। और जिस आदमी ने दो वेदों के ऊपर मास्टरी अचीव किया उसको हम लोग कहते हैं द्विवेदी या कभी कभी दुवेदी। एक वेदी कभी आप नहीं सुनते होंगे, बिकॉज एक वेदी एक तरीके से देखिए तो वो 25% मार्क्स ही हुआ। चार वेद उसमें से एक वेद के ऊपर आपकी मास्टरी है तो 25% ही हुआ। और सरकारी स्कूल में भी देखेंगे तो पासिंग मार्क्स 33% होता है। दैट मीन्स कम से कम दो वेदों के ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। इन्हीं चीजों को अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो नई वाली एनसीईआरटी है उसकी 6 क्लास की नई वाली हिस्ट्री की एनसीईआरटी का जो अध्याय नंबर 5 है, जिसमें लिखा हुआ है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और इसी चैप्टर को हम लोग आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम लोग केवल उन्हीं चीजों की चर्चा कर रहे होंगे जो वास्तव में एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या लिख रखा है। पहली चीज है कि भाई वेद कितने हैं टोटल संख्या में, तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऐसा माना जाता है कि 1500 बीसी के आसपास, ठीक है, जो आर्यन लोग हैं वो छोटे छोटे झुंडों में भारतीय उपमहाद्वीप में आए। जैसे मैक्स मूलर का मानना है, जो मैक्स मूलर है उनका मानना है कि ये जो आर्यन लोग हैं वो भारत में आए हैं सेंट्रल एशिया से या मध्य एशिया से। याद रखना भी आसान है। देखिए मौ से मैक्स मूलर हो गए और मौ से ही आपको क्या हो गए, मौ से ही आपको फिर हो गए मध्य एशिया। ठीक है, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक साहब का ऐसा मानना था कि ये जो आर्यन लोग हैं ये आर्कटिक या पोलर रीजन से आ रखे हैं। इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और दयानंद सरस्वती साहब का मानना था कि ये जो तिब्बत वाला रीजन है, ठीक है, भारत और जिसके ऊपर अभी चाइना ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, वहां कहीं से आर्यन लोग इस देश में आ रखे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इलाका है बेसिकली यहां कहीं से आर्यन लोग आए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आने के बाद जिस पहले किताब की रचना की गई उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। उसको हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के नाम से। ठीक है, ऋग्वेद में बेसिकली 1028 महत्वपूर्ण श्लोक या सूक्त हैं और इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। मोस्टली इंद्र हो गए, ठीक है, वरुण हो गए, अग्नि इत्यादि की। सामवेद माना जाता है कि भारतीय जो संगीत है ना वो कहां से निकला हुआ है, तो वो आपको सामवेद से ही निकला हुआ है। और यही कहीं से क्या हुआ है ना कि हम लोगों ने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के क्रम में, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के क्रम में उनकी रुचि के अनुरूप संगीत की धुनों की रचना की। आगे जाकर के म्यूजिक के ऊपर एक और किताब लिखी जाती है नाटक और संगीत के ऊपर, जो है नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र को लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे कि भाई पहली दो आरंभिक किताबें भारतीय संगीत के ऊपर कौन सी हैं, तो सामवेद है और सामवेद को फॉलो करता हुआ नाट्यशास्त्र है और नाट्यशास्त्र को लिखा गया है भरत मुनि के द्वारा। उसके अतिरिक्त यजुर्वेद, यजुर्वेद देखिए शब्द ये मिलता जुलता किससे लगेगा आपको, यजमान से मिलता जुलता लगेगा। और बेसिकली इसमें चर्चा की गई है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न यजमानों से किस प्रकार के अनुष्ठानों का संपादन करवाया जाए। अथर्ववेद, अथर्ववेद का लिटरल मीनिंग होता है डिवाइन मैजिक या पवित्र जादू। और इसमें बहुत सारे भूत प्रेतों को भगाने से संबंधित बहुत सारे अनुष्ठान, या आपके ऊपर अगर कोई अपवित्र आत्मा आ रखी है, बहुत सारी जड़ी बूटियों की भी यहीं पर चर्चा की गई है।
अगला आप नोट डाउन करेंगे, ऋग्वेद की रचना एग्जाम में पूछते हैं कितने कालखंड पहले हुई है, तो 3500 साल पहले। अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट समझा है, तो अगर 3500 साल पहले अगर कोई आपसे ईयर दे तो इसका मतलब कि 2000 ये हो गया आपको एडी का और 1500 बीसी का। तो इसी चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है कि लगभग 1500 बीसी में ऋग्वेद की रचना की गई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं किसको संबोधित की गई हैं? देवी देवताओं को। एग्जैक्ट नंबर आपसे एग्जाम में पूछ देते हैं 1028। ठीक है, ओवरऑल तरीके से देखिए तो 1028 यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा? प्रार्थनाएं देखने को मिलेगी। और ऋग्वेदिक प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? इनको सूक्त कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम में अब आपसे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई हमको पता है, सदियों से पूछ रहे हैं कि भाई ऋग्वेद में कितना सूक्त है या कितने श्लोक हैं। इन्हीं श्लोकों को सूक्त या ऋचा भी कहा जाता है। ठीक है, कितने हैं ये तो हमको पता है। ठीक है, 1028। बट आप हमको बताओ कि सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छे तरीके से बोला गया। मोस्टली 3 देवी देवताओं की चर्चा है, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, यहां पर ऑर्डर जो दिया हुआ है ना, इस ऑर्डर को थोड़ा चेंज करेंगे। 1028 में से लगभग 250 समर्पित हैं इंद्र को और अनदर 200 समर्पित हैं अग्नि को। ठीक है, अब इसी से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि ऋग्वेदिक कालखंड के जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता रहे होंगे वो इंद्र रहे होंगे। आप कोई 3 घंटे की फिल्म देखने जाइए और 3 घंटे की फिल्म में जिसको भी 2 घंटे दिखाया जाता है, 2 घंटे 10 मिनट दिखाया जाता है, उसको हम लोग मानते हैं कि भाई यही आदमी मूवी में हीरो होगा। तो 1028 मिनट की अगर मूवी है ना, तो 250 मिनट को अकेले ऑक्यूपाई करके बैठे हुए इंद्र देवता, देवताओं के राजा, बारिश और तूफान के राजा। अग्नि को माना जाता है कि वो मध्यस्थ थे। मध्यस्थ थे किनके मध्य? तो देवताओं और देवताओं और व्यक्तियों के मध्य। ठीक है, सोम के बारे में देखिए क्या लिख रखा है। सोम एक पौधा होता है जिससे खास पेय बनाया जाता है। और ऋग्वेद का एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा मंडल, ऋग्वेद के जो चैप्टर्स होते हैं ना उनको मंडल कहा जाता है। और एग्जाम में पूछेंगे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो जो 9वां नंबर वाला आपको मंडल है ना, वही आपको बताना है कि भाई वो आपको सोम देवता को समर्पित है। अगला देखिए, आचार्य क्या करते थे ना, विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सश्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। पहले किताबें नहीं होती थी। हम लोगों ने क्या बात किया है कि यूरोप में पुनर्जागरण या रिनेसां शुरू हुआ है, तब वहां पर प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ है। और प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली बार 1556 ईस्वी में गोवा में, गोवा का भी कभी कभी कॉलेज पूछ देते हैं, सेंट पॉल कॉलेज में, सेंट पॉल कॉलेज में आपको पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा लेकर के आई गई। और सबसे पहली किताब जो प्रिंट कर दी गई है, अगर मिशनरी लोग करेंगे, ईसाइयों के जो पादरी लोग होते हैं वो लोग अगर प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे, तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि वो बाइबल को ही सबसे पहली बार, जो होली बुक ऑफ बाइबल है क्रिश्चियंस के लिए, उसी किताब को सबसे पहली बार प्रिंट करेंगे। तो पहले चूंकि प्रिंटिंग वगैरह की आपकी सुविधा नहीं थी, तो गुरुजी लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े जो श्लोक होते थे उनको छोटे शब्दों, छोटे वाक्यों में बांटा जाता था और सश्वर पाठ उसका किया जाता था। एक ही चीज को आप बार बार बोल करके भी ना पढ़ेंगे ना, तो चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी आती हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि कहा जाता है कि याददाश्त अगर अच्छी करनी है तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है, अधिकांश सूक्त किसके द्वारा रचे गए हैं? एग्जाम में पूछे तो पुरुषों के द्वारा। हालांकि महिलाओं ने भी कुछ सूक्तों की रचना की है। और जो महिलाएं आपको ऋग्वेदिक कालखंड में, जिन्होंने भी इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो एक बार पॉज करके भी कर सकते हैं। जिन भी महिलाओं ने ऋग्वेदिक सूक्तों की रचना की है उनको क्या कहा जाता था? उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ठीक है,
इसका मतलब कि जो ऋग्वेदिक कालखंड है उस कालखंड में महिलाओं को आपको यथेष्ट सम्मान दिया जाता था और उनको भी इतना एम्पल अपॉर्चुनिटी दिया जाता था कि अगर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, अगर आपके पास कोई बौद्धिक ज्ञान है, तो आप उसको हम लोगों के साथ शेयर कर सकती हैं। ब्रह्मवादिनियों में से लोपामुद्रा, घोषा, सिकता आदि के नाम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां हम लोग अपने को कॉन्फाइंड करेंगे, छोटी छोटी चीजें और भी हम आपको बता दे रहे हैं, बट ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम लोग केवल बात कर रहे होंगे इसी वाले एनसीईआरटी की। ऋग्वेद की भाषा पूछी जाए कि कौन सी भाषा है, तो भाषा प्राक संस्कृत है या वैदिक संस्कृत है। ठीक है, तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी अलग है। एग्जाम में पूछेंगे कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी, तो वो संस्कृत थी, बट संस्कृत में भी कौन सी संस्कृत, प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। जैसे एक लाइन लिखी हुई है भारत को लेकर के कि भारत में कोस कोस में बदले पानी, तीन कोस में वानी। हर एक कोस पर ना, चूंकि पहले ये सब प्रधानमंत्री नल का जल योजना तो नहीं होती थी, पहले लोग खुदाई करते थे, अंडरग्राउंड वाटर को ही इस्तेमाल में लाते थे, भूमिगत जल से ही हमारी प्यास बुझती थी। तो कोस कोस पर बदले पानी मतलब हर एक कोस दूरी पर जाके आप खुदाई करेंगे ना तो आपको पानी का टेस्ट बदला हुआ दिखेगा। और तीन कोस पर वानी मतलब तीन कोस दूर आप जाएंगे तो लैंग्वेज में आपको चेंज दिख जाएगा। इतना डाइवर्सिफाई, इतनी विविधता भारत में रही हुई है। ठीक है, तो भाषा का जो अभी का आपका स्वरूप है ना, वो स्वरूप आज से 3500 साल पहले रहा होगा ये जरूरी नहीं है। दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। इवन जो हिंदी अभी हम लोग जानते हैं, समझते हैं, इसके आधुनिक हिंदी के जनक किनको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही क्या लिखा है? अंधेर नगरी लिख रखा है, भारत दुर्दशा लिख रखा है और सत्य हरिश्चंद्र लिख रखा है। ठीक है, इवन आप लोगों में से कोई अंग्रेजी मूवीज वगैरह अगर देखते होंगे ना, तो एक बार जा करके पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखिए। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में वो जो कैप्टन जैक स्पैरो है, वो यस नहीं बोलते हैं, वो आई बोलते हैं, आई कैप्टन। तो पहले का जो ओल्ड इंग्लिश वगैरह है उसमें आपको वर्ड आई दिखेगा यस की जगह। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि विलियम शेक्सपियर, यहां पर जीएस में पढ़ लेना अलग चीज है, लेकिन विलियम शेक्सपियर को जब आप वास्तव में पढ़ने जाएंगे ना तो उनकी अंग्रेजी समझना हमारे आपके लिए थोड़ा टफ होगा। सेम कहानी इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। ऋग्वेद की भी जो भाषा है संस्कृत, वो अभी की जो प्रचलित संस्कृत है उससे अलग है। ठीक है, बाय द वे जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं ना, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने क्या लिख रखा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको जाननी चाहिए। ठीक है, हर चीज लिखवाया नहीं जा सकता है, इसीलिए कुछ ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे भी। अगला देखिए, संस्कृत जो भाषा है ना वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात किए कि एक व्यक्ति है मैक्स मुलर। कहाँ के मैक्स मुलर थे? ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं। जर्मनी के, जर्मन थे। और उनका मानना है कि सेंट्रल एशिया से ही बहुत सारे लोगों का प्रवास शुरू हुआ। और सेंट्रल एशिया मतलब समझना है कि ये वाला इलाका है, इसी वाले इलाके से कुछ लोग इंडिया के तरफ आए। ठीक है, ईरान पाकिस्तान होते हुए आए होंगे। ईरान में इसीलिए वहां की एक किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं जेंद अवेस्ता। और जेंद अवेस्ता जो किताब है उसमें और ऋग्वेद में आपको बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। और ऐसा क्यों है? बिकॉज आज के समय में ज्यादा कंक्लूसिव तरीके से माना जाता है कि सेंट्रल एशिया में कोई आपदा आई, कुछ लोग इधर गए, कुछ लोग इधर गए। ठीक है, वो गाना है ना, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो कोई एक आपदा आई, कुछ लोग इधर को आए, कुछ लोग उधर को चले गए। ठीक है, अच्छा, आप अपनी जगह बदल देने से जो मूलभूत शब्द हैं उनको नहीं भूल जाएंगे। ठीक है, कोई बिहारी आदमी आज जा करके महाराष्ट्र में रहे, तमिलनाडु में रहे, छठ माता की जय बोलना वो नहीं भूलेगा। और जैसे ही छठ आएगी भाई, उसके पास 20,000 होगा तो फ्लाइट से रिटर्न होने सोचेगा। और अगर उसके जेब में 200 होगा तो जनरल टिकट लेकर के आने का प्रयास करेगा, लेकिन अपनी संस्कृति के मूलभूत तत्व नहीं भूलेगा। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो संस्कृत है ना वो भारोपीय, भारोपीय में कौन से दो वर्ड इंक्लूडेड है? भारत और यूरोपीय। तो यही रीजन है कि यूरोप के बहुत सारे शब्द और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे शब्द आपको एक जैसे मिलते हैं। जैसे मां और मदर,
ठीक है। संस्कृत में क्या बोलते हैं? भ्रातृ, ठीक है, भ्रातृ। और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर। आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे ना तो ये प्रोनाउंसिएशन काफी सिमिलर होगा, ठीक है। संस्कृत में शब्द होता है नवगाथा और आपको इंग्लिश में वर्ड होता है नेविगेशन। तो देखिए काफी समानता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे, संस्कृत भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और भारत की बहुत सारी भाषाएं जैसे असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी हो गया और सिंधी हो गया। साथ साथ यूरोप के बहुत सारे भाषाएं जैसे अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, यूनानी हो गया, सब इसी भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, मात्र हो गया, माँ हो गया और मदर हो गया, एक जैसे शब्द हैं। इसके अतिरिक्त जो पूर्वोत्तर में कौन सी भाषा चलती है, पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें कौन सी भाषा चलती है, उसमें तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। जो हमारा ये वाला रीजन है ना, जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अब चले जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको कौन सी भाषा परिवार देखने को मिलेगा? तिब्बत बर्मा भाषा परिवार देखने को मिलेगा, ठीक है। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस तब इसमें आ जाएगी? जैसे मणिपुरी हो गया, मणिपुरी हो गया, नागाओं की नागा भाषा हो गई, ठीक है। तो इन सबको हम लोग तिब्बत बर्मा परिवार में कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर आपको कंफ्यूजन से बचना है। एक भाषा ऐसी है जैसे असम किसका हिस्सा है? असम भी तो आपको पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है ना, लेकिन असमिया के ऊपर आप हाईलाइट कर लेंगे, उसको अलग से नोट डाउन कर लेंगे कि ठीक है असम भारत के आपको पूर्वोत्तर हिस्से में आता है, लेकिन असमिया हो गया या बंगाली हो गया, ये ओडिया हो गया, ये तीनों लैंग्वेजेस बहुत क्लोज हैं। इन तीनों लैंग्वेजेस के लोग आपस में ऐसा थोड़ा कम्युनिकेट कर पाते हैं और ये तीनों जो लैंग्वेजेस हैं वो भारतीय भाषा परिवार की हैं, न कि आपको तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की। अगले में देखिए द्रविडियन भाषाएं कहां चलती हैं? द्रविडियन भाषा चलती हैं आपको दक्षिण भारत में। 4 भाषाएं, तमिलनाडु में आपको तमिल हो गया, ठीक है, कन्नड़ हो गया कर्नाटक वाले में, ठीक है, मलयालम हो गया कहां पर? केरल वाले इलाके में, और तेलुगु हो गया आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले इलाके में। इन चारों भाषाओं में से भी जो सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी है? तमिल भाषा है। ऐसा माना जाता है कि तमिल भाषा का ज्ञान सबसे पहली बार भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को दिया और उसी अगस्त्य ऋषि ने जाकर के उन्हीं ने ही क्या किया हुआ है? दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है, ठीक है। तो द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हम लोगों ने देख ली और आपको मध्य भारत की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। अगला देखिए ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ये कैजुअल पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि इनको जो गुरुकुल होते थे वहां पर इनका उच्चारण और श्रवण कराया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, ठीक है, इनको बाद में लिखा गया और लिखने के लिए उन्होंने पिछले वाली एनसीईआरटी में देख रखा है कि भुर्ज, ठीक है, भुर्ज की जो ये होती है, छाल होती है, उसको इस्तेमाल में लाया जाता था या ताड़ पत्रों को भी इस्तेमाल में लाया जाता था। पिछले वाले एनसीईआरटी का ही पिछले वाले चैप्टर का एक और पॉइंट रिवाइज करवा दें आपको कि लिखने की कला का विकास सबसे पहली बार कहां हुआ है? चीन में हुआ है। रेशम का भी इजाद माना जाता है चीन में हुआ है और सदियों तक उन लोगों ने क्या कर रखा है? इसको छुपा करके रखा है। अगले में देखिए क्या लिख रखा है। अगले में लिख रखा है कि ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है। जैसे विश्वामित्र ऋषि की चर्चा की गई है। विश्वामित्र वही ऋषि हैं जिन्होंने तीसरा वाला मंडल लिख रखा है और जिस हम लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसकी रचना करने वाले भी विश्वामित्र हैं। और विश्वामित्र ने क्या कर रखा है कि ये शवित्र या शविती नाम से एक देवता को ये डेडिकेट कर रखा है और गायत्री माता को ये डेडिकेटेड नहीं है, बल्कि सूर्य देवता को ये डेडिकेटेड है। सूर्य के ही एक उपनाम उपदेवता के तौर पर सावित्री को समझेंगे या शवित्र को समझेंगे, ठीक है। अब वार्तालाप, विश्वामित्र ऋषि किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं? व्यास ऋषि के साथ और शतलुज के साथ।
विश्वामित्र जो ऋषि हैं उनका आश्रम कहां था? बिहार के आरा में था। यही तो राम लक्ष्मण को लेकर के आते हैं कि भाई हमको क्या है ना कि असुर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, और जनक और दशरथ से मांगते हैं कि अपने बेटों को दे दीजिए, वो असुरों को मार करके फिर हम आपको रिटर्न कर देंगे। शुरू शुरू में जो दशरथ जी थे वो बहुत हेजिटेट कर रहे थे कि मेरे बच्चे तो बहुत सुकोमल हैं, ठीक है, उनको क्यों भेजना, आप बोलिए हम आपके साथ चलते हैं, उनको लड़ने भिड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। तब उनके राजपुरोहित उनको बताते हैं दो चीजें, पहला तो ये कि राम और लक्ष्मण सामान्य लोग नहीं है, ईश्वरीय अंश है उनमें, और दूसरा ये चीज कि भाई विश्वामित्र को भी तुम हल्के में मत लो, वो आदमी पहले राजा बन था, उसके बाद वो ऋषि बना है, तो वो खुद इतना कैपेबल है कि वो सारे राक्षसों को मार सकता है, लेकिन वो आपके बेटे को ग्लोरी दिलवाना चाह रहे हैं, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आप राम लक्ष्मण को उनके साथ भेजिए, उनका कल्याण होगा। तब वो भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के आते हैं, आरा में उनका आश्रम था, वहीं पर ताड़का को मारते हैं, ठीक है, और आरा और बक्सर, सॉरी बक्सर में, ठीक है, बक्सर में, और बक्सर में ही वो मारते हैं किसको? तो अब वो मारते हैं आपको ताड़का को, और फिर वहीं से वो शादी ब्याह करने के लिए कहां को चले आते हैं? मिथिलांचल क्षेत्र में चले आते हैं, ठीक है, तो बक्सर नोट डाउन कर लेंगे। अगला देखिए कि भाई इनिशियली चीजें किस पर लिखी जाती थी? तो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी, और भुर्ज वृक्ष आपको कहां मिलता है? तो कश्मीर में मिलता है, ठीक है। नदियों और विश्वामित्र का संवाद देख सकते हैं, ठीक है, व्यास और सतलुज नदियों से विश्वामित्र जो है वो क्या कर रहे हैं? वो चैट कर रहे हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी मेंशनिंग मिलता है। और बार बार पूछे जाने वाला फैक्ट कि गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सिर्फ एक बार ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। बता सकते हैं क्यों ऐसा? देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि थोड़ी देर पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई सेंट्रल एशिया से इस देश में आर्यन लोग आए, ठीक है, ईरान हुआ, फिर अफगानिस्तान आए, फिर पाकिस्तान आए, ठीक है, पाकिस्तान में भी सेटल हुए, अफगानिस्तान में भी हुए हैं, भारत में ही हुए हैं। ओवरऑल ये केवल भारत नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी। अब इंडिया के मैप पे आप पाएंगे ना, तो जब आप ऊपर से नीचे को आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप सोच करके देखिए कि पहले आपका सामना किस नदी से होगा? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से होगा, न कि गंगा और यमुना से होगा। अगर इस डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट से इंडिया में एंटर कर रहे हैं, नॉर्दर्न फ्रंट से एंटर कर रहे हैं, तो जिस नदी तंत्र से आपका सामना होगा वो सिंधु है। और यही रीजन है कि हम लोग ने बात किया कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया है। उत्तर वैदिक कालखंड में जाकर के जो आर्यन लोग हैं वो गंगा यमुना दोआब में सेटल होते हैं, और ऑब्वियस सी चीज है कि जिस चीज को हम देखे नहीं है उसको अभी हम लिख भी नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो बार बार पूछते हैं कि भाई सबसे जो है ज्यादा किसकी चर्चा की गई है? सरस्वती नदी तमा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की चर्चा की गई है, लेकिन गंगा और यमुना आज के समय में नॉर्थ इंडिया की लाइफ लाइन कही जाती है माता गंगा, उनका रेफरेंस बस एक बार हुआ है, ठीक है। अगले में देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो स्थानीय जनजातियां थी उनको आर्यन लोग इसलिए टैकल कर पाए क्योंकि उनको दो चीजों के ऊपर मास्टरी थी, एक लोहा और दूसरा घोड़ों से चलित, घोड़ा चलित रथ। तो रथ के लिए आपको क्या चाहिए होगा? प्राइम कंसर्न आपका क्या है? इस देश में आपको सरवाइव करना है, तो सबसे पहले आपको प्रयास ये करना होगा कि यहां के जो आपको ट्राइबल्स हैं उनको हम हराएं, उनके साथ युद्ध में हम विजयी हों, और युद्ध में विजयी होने के लिए आपको घोड़ा चलित रथ चाहिए, घोड़ा चलित रथ के लिए घोड़ा चाहिए। दूसरा, ट्रेडिशनली माना जाता है कि लड़ना भिड़ना पुरुषों का काम है, ठीक है, परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है। आज के समय में बिहार की या पूरे देश की जो बेटियां हैं वो भी आर्मी में और पुलिस में भर्ती होकर के गौरवान्वित कर रही है देश को, समाज को। बट उस समय ऐसी मान्यता थी कि भाई पुरुष ही लड़ने में ज्यादा कैपेबल है, तो अगर पुरुष को ज्यादा
कैपेबल माना जाएगा, तो दैट मीन्स आप उन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, ठीक है। और या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि लड़कियों को सोफिस्टिकेटेड माना गया, ठीक है, माना गया कि भाई लड़कियों को लड़ाई झगड़ा ये सब फालतू की चीजें हैं, इसमें लड़कियों को नहीं डाला जाए और ये सब जो फालतू के काम है वो लड़कों को ही करने दिया जाए, ठीक है। अभी भी समाज में देखेंगे ना तो मटरगश्ती कौन करते हैं, लड़के ही करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में, अच्छा, उस समय धन का जो स्रोत था वो आपकी गाय थी, आपका पशुधन था। उस समय सोना चांदी ये सब प्रीशियस चीजें नहीं थी। सोना चांदी तो प्रीशियस हुआ है 6th सेंचुरी बीसी में, जब महाजनपद कालखंड में महाजनपद का राइज होता है और आहत सिक्कों का प्रचलन बढ़ता है। तो जब तक सिक्के नहीं तब तक आपको प्रीशियस मेटल का कॉन्सेप्ट नहीं, और तब जितनी प्रार्थनाएं हैं वो की गई हैं मवेशियों के लिए, पुत्रों के लिए, ताकि वो लड़ भिड़ सके, और घोड़े ताकि उनको रथों में जोता जा सके। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो और जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो सकने वाली फसलों को उपजाया जा सके। लड़ाइयां देखिए, आप पशुधन लेकर के चलेंगे ना तो अभी के समय में भी देखेंगे ना कि जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो बंजारे लोग होते हैं, उनका टेंट आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में एक जगह गड़ा हुआ है, और 10 दिनों के बाद जैसे ही आपके इलाके की हरियाली खत्म हुई उनका टेंट निकल गया। तो अगर आप मवेशियों को साथ लेकर के चल रहे हैं जिससे आपको दूध मिल रहा है, तो आप उनके खान पान को लेकर के भी कंसर्न होंगे, और उनका खान पान मतलब उनके लिए अच्छे चारागाह हो। इसके अतिरिक्त थोड़ा खेती भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और वैसे ही फसलों को हम लोग प्रायोरिटाइज करते थे जो जल्दी उग सके, जैसे कि जौ। और यही रीजन है कि और पहले के इतिहास में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। वहीं से हमको गेहूं और जौ के आरंभिक आपको कृषि के उदाहरण मिलते हैं। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, जिनको बाद में दास बना लिया गया, ठीक है। आगे जाकर के यहीं से आपको वर्ण व्यवस्था भी इवॉल्व करता है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार अपने पास रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। हमेशा एग्जाम में पूछते हैं कि राजा का जो पोस्ट है क्या वो ऋग्वेदिक कालखंड में वंशानुगत था, क्या राजा बहुत ज्यादा पावरफुल था? वो बहुत पावरफुल नहीं था, नहीं उसका पोस्ट वंशानुगत होता था। कबीले का जो सबसे योग्य व्यक्ति होता था वही राजा बनता था। और हमको लगता है कि भारतीय राजनीति में इस चीज को अभी अगर आप लेकर के आएंगे ना तो वंशवाद वाली जो राजनीति है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। बिकॉज ये अपने आप में एक अच्छी चीज है कि उस समय मान लीजिए लड़ना भिड़ना ही बहुत अच्छा आपका गुण माना जा रहा है, तो उस गुण के अनुसार ही जो सबसे योग्य व्यक्ति है वही आपके कबीले को, आपके समाज को चला रहा है। और चूंकि आप सुप्रीम पावरफुल नहीं है, आप अपने समाज से अलग नहीं है। आज के नेता तो मानते हैं कि भाई हम समाज के ऊपर हैं, समाज मतलब मेरे जूते के नोक पे रखा हुआ है। लेकिन उस समय होता था कि भाई युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग आप अपने पास रख दीजिए, कुछ भाग ब्राह्मण को दे दीजिए ताकि उनका भी जीवन यापन हो, और उसी में से कुछ वो देवताओं को भी अर्पित करें, और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो इस राम कहानी से क्या निकल करके आया? यही निकल करके आया कि राजा कोई बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल नहीं था, नहीं उसका पोस्ट वंशानुगत था। वही लिख रखा है कि कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त हो जाता था। कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। यूजुअली घी अनाज को ही प्रीफर किया जाता था, ठीक है। अधिकांशतया पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। यही कारण है कि ऋग्वेद के बहुत सारे सूक्त हैं उसमें इंद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि हमको वीर प्रतापी ऐसे बेटे दें जो कि लड़ने भिड़ने में कैपेबल। कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे, ठीक है। लड़ाई लगा, हम एक कबीले के हैं, दूसरे कबीले से लड़ाई लगा, ग्रुप में ही अपने ही कबीले में जो 10-20 मुस्टंडे टाइप से लोग हैं, मोटे ताजे खाते पीते लोग हैं, उन्हीं को हम लोग कहते थे कि चलो आज तुम्हारा चर्बी कम करवा के आते हैं। या तो लड़ भिड़ के जीतोगे तो उसमें पसीना निकलेगा, उसमें तुम्हारा चर्बी कम होगा, और नहीं तो कहीं शहीद हो गया तब तो परमानेंट आपका चर्बी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि वो वंशानुगत पोस्ट नहीं होता था, कोई बहुत पावरफुल पोस्ट नहीं होता था, और राजा अपने साथ अस्थायी सेना भी नहीं रखता था। बिकॉज अस्थायी सेना रखना मतलब उसके भरण पोषण के लिए आपको सैलरी देना होगा, और उस समय सैलरी वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व नहीं किया था। अगले में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है। राजा न तो बड़ी राजधानियों में रहते थे, न तो बड़े महलों में रहते थे। इनके पास न तो स्थायी सेना होती थी, न ही ये कर वसूल कर पाते थे। और राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप राजा नहीं बन जाता था। ये सारी राम कहानी एप्लीकेबल है
वैदिक काल में, और वैदिक काल मोटे तौर पर हम लोग मानते हैं 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक कालखंड है वो है लगभग 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। 600 बीसी के बाद इस देश में महाजनपद का एरा शुरू हो जाता है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो भी राम कहानी लिखी गई है कि 9 बड़ी राजधानियां, न बड़े महल, न स्थायी सेना और न राजा का बेटा स्वतः राजा, ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं आपको वैदिक युग में, विच इज 1500 से लेकर 1000 बीसी। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो एप्लीकेबल कि भाई उत्तर वैदिक आते आते राजा बड़ा पावरफुल, बड़ा इन्फ्लुएंशियल, बड़ा प्रभुत्व वाला हो गया, अब उसका बेटा ही राजा बनेगा। अब वो स्थायी रूप से सेना भी रखेगा, कर वसूल करके अपनी सेना का भरण पोषण भी कर पाएगा, और राजा का जो पोस्ट है वो भी वंशानुगत होता गया। अगला देखिए, आगे जाकर के 600 बीसी में हम लोगों ने क्या बात किया कि महाजनपद जो है शब्द इवॉल्व किया। अब उसकी कहानी जानते हैं। महा मतलब बड़ा, बड़ा राज्य। जन मतलब क्या होता है, ठीक है, आम जन मतलब आम जनता, द पीपल, लोग। और पद मतलब होता है पांव, ठीक है। तो जनपद मतलब लोगों के बसने का जगह। बहुत ऑब्वियस सा चीज है ना कि जब तक आदमी मतलब शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होगा, उसके पांव जहां रहेंगे वहीं पर वो आदमी भी बसा हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था जन, दूसरा था विश्व। जो आम जनता थी उसके लिए शब्दावली क्या, या तो जन या तो विश्व। विश्व से ही आगे जाकर के वैश्य शब्द बना है, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊपर ब्राह्मणों को दर्जा दिया गया, फिर क्षत्रियों को दिया गया, फिर वैश्य को दिया गया। और बिजनेस वगैरह करना जो है माना गया कि उसमें एक्सपर्टीज किनकी है, वैश्य लोगों की है। वही बिजनेस को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, और उसी में से सर्टेन पैसा वो क्या कर रहे होंगे, टैक्स के तौर पर फिर राजा या सरकार को भरेंगे, जिससे फिर राज्य का प्रशासन इत्यादि चलेगा। ऋग्वेद में विश और जन के नाम हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन या पुरुविश, भरतजन या यदुजन या विश जैसे नाम मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे पुरुवंश का हम लोगों को नाम पता है पुराणों में, ठीक है। यहां देखिए भरतजन, हम लोगों ने बार बार बात किया हुआ है कि कोई देवी शकुंतला थी, उनका दुष्यंत के साथ प्रेम कहानी, उसी से राजा भरत का जन्म, और राजा भरत के नाम पर ही ये देश भारत और हम लोग भरतवंशी। माना जाता है कि आज के समय में जितने भी भारतीय लोग हैं कहीं ना कहीं अनुवांशिक रूप से भी राजा भरत से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट एक कॉमन जो बिलीव है वो है। यदुजन, आप यादव कम्युनिटी के लोगों को देखेंगे ना, वो बहुत प्राइडली बोलेंगे, बहुत गर्व के साथ बोलेंगे कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ठीक है। तो यदुर्वंशी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये वही भगवान कृष्ण की तरफ इंडिकेट कर रहा है। वेदों पुराणों में आपको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा, यदुर्वंशी, ठीक है। गांधारी ने क्या श्राप दिया था, गांधारी ने यही श्राप तो दिया था ना कि कृष्ण तुम चाहते तो तुम रोक सकते थे इस महाभारत जैसी विभीषिका को, तुमने रोका नहीं। इसीलिए जैसे मैं अपने पुत्रों को मरते हुए देख रही हूं, वैसे ही तुम भी यदुर वंश का नाश होते हुए देखोगे। वर्ड क्या दिख रहा है, यदुर, ठीक है। अगला देखिए, जो लोग पहले आकर के इस देश में सेटल हुए हैं, जो लोग सेंट्रल एशिया से आए, उनको कहा गया आर्य। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन, अच्छे कुल का, अच्छे फैमिली का। अपने विरोधियों को ये दास या दस्यु कहते थे, ठीक है। दो शब्द है, एक शब्द है दास, एक शब्द है दस्यु। दस्यु आज के समय में हम लोग क्या जानते हैं कि जो चंबल का इलाका है, जो बीहड़ है, जो बैडलैंड टोपोलॉजी है, वहां पर दस्यु रहते हैं, मतलब डकैत। और एक हुआ दास। अब आप इस कहानी को ऐसे समझिए कि यहां आने के बाद आर्यन लोगों का यहां की जनजातियों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, अंतोगत्वा वो जीते। जिन लोगों को उन्होंने कॉन्कर कर लिया, जिनको हरा लिया कंप्लीटली, जिन लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, उनको दास कहा गया। और जो उनके ही समान प्रतापी लोग थे, जो लड़ भिड़ रहे थे उनसे वेरियस फ्रंट पर, तो जिसको आप इजिली नहीं हरा पाते हैं उसको कम से कम कुछ बिटर बोलते हैं। और यही रीजन है कि तब जो लड़ने भिड़ने में कैपेबल लोग थे उनको दस्यु कह दिया गया, जो आपके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। यही रीजन है कि पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि दस्यु हंता का आपको एग्जांपल मिलेगा।
ऋग्वेदिक कालखंड में, लेकिन दास हंता का नहीं। दास हंता का इसलिए नहीं क्योंकि उसने स्वेच्छा से आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, या वो हार करके अपनी अधीनता उसने स्वीकार कर ली, लेकिन दस्यु आपसे आखिर तक लड़ रहा है। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। वही फिर जो हम लोगों ने बात किया कि भाई जिसको आप जीत लेंगे, जो आपकी अधीनता स्वीकार कर लिया है, उसको आप विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने बात किया कि महापाषाण कब्रें कहां देखने को मिलती हैं। दक्कन में देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं, उत्तर पूर्वी भारत में भी देखने को मिलती है, और इवन कश्मीर में भी देखने को मिलती है। ये प्रथा कब शुरू हुई है? 3000 साल। बड़े बड़े महापाषाण या मेगालिथ हमेशा हिंदी ही मत पढ़िए। कभी कभी हो सकता है कि मेगालिथ जो अंग्रेजी का वर्ड है उसी को देवनागरी में वो लोग ऐसे लिख देंगे कि मेगालिथ कहां पाए जाते हैं, तो मोस्टली पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। इसके अतिरिक्त उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर में भी इनका आपको उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली यहां पर वही लिख रखा है। और इसके अतिरिक्त जो बातें हम लोगों ने पिछले एनसीईआरटी में भी की हुई हैं कि मृतकों को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ आम यूज की कुछ कुछ चीजों को भी दफना दिया जाता था, जैसे मिट्टी के बर्तन इत्यादि। ठीक है, उसके अतिरिक्त एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर जरूर ध्यान देंगे। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। और लोहे के यूज में एक्सपर्टीज किनकी थी? तो लोहे के यूज में एक्सपर्टीज आर्यंस की थी, आर्य लोगों की थी। इसीलिए मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था या कम होता था। कोई सब्सटेंशियल आपको एविडेंस नहीं मिले हैं जिनके आधार पर हम बोल सके कि बड़े पैमाने पर लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल भी मिले हुए हैं। इसका सिंपली मतलब है कि कई बार 4-5 लोगों को ही एक कब्र में आपको क्या कर दिया जाता था? निपटा दिया जाता था। ठीक है, जैसे लोथल एक साइट है हड़प्पा सभ्यता का। इन लोगों का क्या था? वो बंदरगाह या पोर्ट भी था। और यहां पर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं किस चीज के? तो युग्म समाधान। सौ मतलब मुर्दा, समाधान मतलब उसको दफनाना, और युग मतलब पेयर, पेयर में दफना दिया गया है। याद रखना बहुत आसान है। लोथल मतलब क्या है? लोथल इनका पोर्ट था। लो मतलब नीचे, थल मतलब क्या? जमीन। जहां जमीन नीचे होगी वहां पानी भरेगा, पानी भरेगा तो पोर्ट होगा। ठीक है, और पोर्ट है तो वहां पर दफनाने उफनाने के लिए पानी भरा हुआ हर जगह। कहां पर अब ज्यादा जगह ढूंढ करके लाएंगे लोगों को दफनाने के लिए? तो दो दो लोगों को क्या किया जा रहा है? फिर एक ही कब्र में निपटा दिया जा रहा है। ठीक, अगला इनाम गांव को आपको ढूंढने कहा जा रहा है। कहां पर ये है? पुणे के पास है या महाराष्ट्र के पास है? कहां पर एग्जैक्टली लोकेटेड है? तो भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे है। ठीक है, और भीमा खुद किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। कृष्णा कहां से ओरिजिनेट करती है? तो महाबलेश्वर के पास से वेस्टर्न घाट में ये ओरिजिनेट करती है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इस पूरे सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें आपको ऐसे भी रिवाइज करवा देते हैं, जैसे हिस्ट्री है तो उसके अतिरिक्त उसके इर्द गिर्द का ज्योग्राफी भी जानिए, और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी जानिए। ठीक है, अगला देखिए कंकालों के अध्ययन के बारे में दिया हुआ है। कंकालों का लिंग पहचानने का कि भाई वो मेल था या फीमेल था, सबसे बेहतर तरीका आपको क्या है? हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसीलिए उनका जो कटी प्रदेश है या कूल्हा है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा चौड़ा होता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, और उससे भी हम लोग किस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई बहुत चांसेस है कि ये महिला का है। ठीक है, अगला देखिए आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। चरक, ठीक है, आप लोगों को बता रखे हैं कि जो राजा कनिष्क है, कनिष्क ने शक संवत चलाया। शक संवत मतलब अपने को 78 एडी समझना है। और ये भी हम लोगों ने बात किया हुआ है कि कनिष्क के राज दरबार में 3 लोग थे। नागार्जुन एक दार्शनिक, नागार्जुन नागार्जुन जो कि फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। उसके अतिरिक्त और किनका नाम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है? अश्वघोष का नाम पढ़ा हुआ है।
जो बुद्ध चरित्र लिखते हैं, और इसके अतिरिक्त चरक का नाम जानेंगे। और चरक क्या थे? वो अपने समय के विख्यात वैद्य थे। ठीक है, चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, धन्वंतरी हो गए, जीवक हो गए, ये चार प्राचीन काल के भारत के आपको प्रसिद्ध वैद्य थे। ठीक है, याद ऐसे रख सकते हैं कि कनिष्क के राज दरबार में NAC थे। ठीक है, नाच थे। कौन से लोग हैं ये? ठीक है, ये नागार्जुन हो गए, अश्वघोष हो गए, चरक हो गए। चरक ने ही एक किताब लिखी हुई है, चरक संहिता। ठीक है, सुश्रुत ने लिखा है सुश्रुत संहिता, और चरक ने लिख रखा है चरक संहिता। ठीक है, और सुश्रुत को माना जाता है सर्जरी का फादर, और चरक को हम लोग जानते हैं कि इन्होंने ही मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई हैं। आज के समय में आप लोगों को पता होगा कि हड्डियों की गणना हम लोग 206 मानते हैं, 206 मानते हैं। और इन्होंने इतना ज्यादा इसलिए बताया है बिकॉज संभवतः इन्होंने क्या किया हुआ है ना, कि संभवतः इन्होंने दांत वगैरह की भी जो हड्डियां हैं उनको भी कंसीडर कर लिया है। आज के समय में पूछेंगे, अगर बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि प्रेजेंटली हम लोग कितनी हड्डियों को कंसीडर करते हैं, तो 206 को। और चरक ने अपनी गिनती में दांत इत्यादि को भी जोड़ लिया, और यही कारण है कि भाई जो जोड़ वगैरह है और कार्टिलेज को भी जोड़ दिया, इसीलिए संख्या 360 के आसपास पहुंच गई है। इनाम गांव हम लोग ने देखा ही, दक्कन या महाराष्ट्र। पुरातत्वविदों को क्या मिला है? गेहूं तथा जौ की खेती और चावलों की हड्डियां आपको मिली हुई हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला चीन के बारे में जानेंगे कि आज से लगभग 3500 साल पहले यहां लेखन की कला के सबसे पुराने उदाहरण पाए जाते हैं। माना जाता है कि लिखने की कला का विकास चीन में हुआ, और चीन की अपनी लिपि है ना, जैसे अल्फाबेट्स अंग्रेजी में 26 है ना, हिंदी में किसी किताब में आपको 47 मिलेंगे, किसी में 52 भी मिलेंगे। चाइनीज का जो बेसिक स्क्रिप्ट है उसमें 400 प्लस आपको क्या है? सिंबल्स है, आपको साउंड्स है। इसीलिए चाइना में एक मुहावरा चलता है कि जो चीनी भाषा सीखे ना विदेशी, समझिए वो आपका सबसे बड़ा आपका वो दुश्मन आदमी है। क्यों आपका सबसे बड़ा दुश्मन आदमी है? बिकॉज वो क्या प्रयास कर रहा है? वो आपकी इतनी टफ भाषा भी सीख रहा है। दैट मीन्स आपका कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन वो क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। ठीक है, तो ये चीजें इस चैप्टर में दी हुई हैं। ठीक है, सुक्त मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से बोला गया। ठीक है, रथ कहां इस्तेमाल में लाए जाते थे? युद्धों में इस्तेमाल में लाए जाते थे। दास मतलब गुलाम हो गए। महापाषाण मतलब कब्रें जो कि सजा करके पत्थर रख दिए जाते थे। बच गया यज्ञ, यज्ञ मतलब अपने को अनुष्ठान समझना है। ठीक है, ये भी देखेंगे। वेदों की रचना लगभग 3500 साल पहले, महापाषाण 3000 साल पहले, इनाम गांव में कृषि का विकास 3600 साल पहले, और चरक लगभग 2000 साल पहले आपको एग्जिस्ट करते थे। तो वी आर क्वाइट होपफुल कि ये सेशन आपको न सिर्फ हम लोगों ने इस एनसीईआरटी में दी गई इंपॉर्टेंट चीजों को बताया, बट साथ साथ हमारा प्रयास ये है कि थोड़ा अगल बगल की चीजों को भी जाने। नई वाली एनसीईआरटीज को जब आप पुरानी वाली एनसीईआरटीज के साथ मैच करके पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, या 95% स्कोर तो बहुत इजीली कर सकते हैं। इट्स आवर स्ट्रॉन्ग बिलीफ। और आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे मोटिवेशन के लिए इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। और ये जो आखिरी वाला प्रोसेस है इसको प्लीज मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। वी अप्रिशिएट इट अ लॉट। थैंक यू।